हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। आज हमारा जो एक नया टॉपिक है रिवीजन के लिए वह है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कुछ भाग इसमें लिए हैं, कुछ भाग हम अगले वीडियो में लेंगे ताकि आपका वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो। और डेली हम नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो आप बस हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। यहाँ से आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रिवीजन हम कराते रहेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से 4 तक। संघ का नाम और क्षेत्र में के बारे में जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का उल्लेख है। इसमें है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में दिया गया है। पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 में उल्लेख है। नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना अनुच्छेद 10 में उल्लेख है। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी वह अनुच्छेद 11 में उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिया गया है, यह भाग 3 में है। इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में उल्लेख है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार शुरुआत में भारतीय संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब केवल 6 रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार 31वें संपत्ति का अधिकार 31 को अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसे अनुच्छेद 300A में भाग 12 में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सभी को याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार। इसको समझ लेते हैं। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में इसका उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है? उपाधियों का उन्मूलन। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको देख लेते हैं। सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है, वह अनुच्छेद 19 में उल्लेख है। पहला है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी घूमने और बोलने की स्वतंत्रता आपका 1 में है। 2 में है, यानी कि ए में है। बी में है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। आप इंडिया में कहीं भी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र हो सकते हैं, इसका उल्लेख 19B में दिया गया है। संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता सी में दिया गया है 19C में। और भारत के राज्यों में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, भारत में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको डी में किया गया है। ठीक है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यह भी आपका अनुच्छेद ई में है। अनुच्छेद 20 में क्या है?
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण के मामले में अनुच्छेद 22 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, इस पॉइंट से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इनको भी ध्यान रखिएगा। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के बारे में अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है। कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 25 से 28 में क्या है, तो बताइएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देख लेते हैं 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। किसी विशेष धर्म के प्रचार करने पर स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है। अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में जान लेते हैं। 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों और शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतने अनुच्छेद हमने लेकर आया था, बाकी अनुच्छेद हम कल लेकर आएंगे ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। चलिए तब इससे पहले आज का करंट अफेयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज का हमारा रिवीजन का क्वेश्चन है, किस टीम ने फाइनल मैच में दक्षिण क्षेत्र को हराकर दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता है? तो वह है मध्य क्षेत्र। मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? वह है न्यायमूर्ति एम सुंदर। व्यावसायिक वर्गीकरण को संरेखित करने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। GI टैग वाली हथेई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय सिरा राखोई हथेई मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मणिपुर में। तमिलनाडु और असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कुल कितनी राशि जारी की गई है? 342 करोड़। भारत वर्ष 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कब करेगा? फरवरी में करेगा। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? बाबा कल्याणी को। 17 सितंबर डैश को हैदराबाद राज्य को निजाम के शासन से स्वतंत्रता मिली, तो वह 1948 में मिली थी। स्वच्छता ही सेवा 2025 का कौन सा संस्करण 17 सितंबर 2025 को देश भर में लॉन्च किया गया? वह नवा संस्करण था। अगस्त 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मोहम्मद सिराज को। निम्नलिखित में से कौन अब भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों का मुख्य प्रायोजक है? अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2 बार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अलास्का में। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को। DD लपांग जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मेघालय के।
हाल ही में किस राज्य में बंजारा समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया? महाराष्ट्र राज्य। उत्तराखंड की पहली एनवीडिया संचालित एआई एचपीसी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने होमबाउंड फिल्म का निर्देशन किया, जिसने 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दूसरा रनर अप जीता है? नीरज घायवान। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन 25 सितंबर 2025 को कहाँ होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में। गुजरात में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 10.49 लाख से ज़्यादा छात्राओं को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत कितनी राशि वितरित की गई है? 1000 करोड़। तो रिवीजन का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में घोषित किया गया था और पहली बार 1982 में मनाया गया था। ठीक है। शुरुआत में इसे सितंबर में तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 21 सितंबर की तारीख को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया। और भी दिवस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 10 से 14 अगस्त 2025 के दौरान नई दिल्ली में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की किस नंबर की मेजबानी की थी? तो वह की थी 10वें नंबर की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समिति की अगली बैठक 6 से 8 अक्टूबर 2025 को इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जाएगा और इसकी मेजबानी मलेशिया करेगा। अगस्त 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई दिशा दी है। भारत के वैश्विक व्यापार के लगभग 11% हिस्से के लिए आसियान का योगदान होता है। भारत आसियान संवाद साझेदारी वर्ष 1992 में शुरू की थी। आसियान के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें 10 देश हैं। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं सहयोग को बनाए रखना है। संयुक्त सैन्य स्टेशन किसके लिए स्थापित किया जा रहा है? तो वह सभी तीनों सेनाओं के लिए, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए स्थापित किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यह एक सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा इकाई होगी जो थल, नौ और वायु सेना के कर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण करेगी। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में एकीकृत सोच और संचालन कौशल को बढ़ाना है। यह सैन्य नेतृत्व, रणनीति, तकनीकी कौशल और डिजिटल युद्ध कौशल के प्रशिक्षण में मदद करेगी। कैग किस उद्देश्य के लिए एआई संचालित एलएलएम
लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो वह है सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह देखना इसका काम है। यह संविधान के नियमों अनुच्छेद 148 और 151 के तहत काम करता है। सरकारी खर्च और योजनाओं की जांच करता है और रिपोर्ट देता है। सरकार को जवाबदेह बताना और भ्रष्टाचार रोकना इसका काम है। भारत के संवैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में कैग वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक अभिलेखों के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ लेखा परीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण निगरानी संस्थाओं के डिजिटल युग के साथ तालमेल बिठाने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, गौरांग लाल दास को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वह है दक्षिण कोरिया के बने हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका दक्षिण कोरिया है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1919 के IAS बैच के में रह चुके हैं। वर्तमान में संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया प्रभाग विदेश मंत्रालय में इनका पद मतलब कार्यरत है और नया कार्यभार इनको मिला है दक्षिण कोरिया में। इनका पिछली भूमिका क्या था, वह भारत चीन सीमावर्ता के लिए अहम भूमिका निभाए थे। दक्षिण कोरिया गणराज्य, इसकी राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है, इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने डाक विभाग के साथ एक रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है BSNL। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। 19 सितंबर 2025 को डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड ने नई दिल्ली में एक रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य पूरे देश में मोबाइल सेवा की पहुंच का विस्तार करना है। इस समझौता ज्ञापन पर डाक विभाग की सुश्री मनीषा बंसल बादल और BSNL के श्री दीपक गर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय डाक के 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग BSNL सिम कार्ड वितरित करने के लिए किया जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान के लिए एक वैश्विक मॉडल बताया है, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। IMF ने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का एक वैश्विक मॉडल बताया है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI हर महीने 20 अरब से ज़्यादा लेन देन संभालता है। UPI दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा तत्काल भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा और डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहा है। IMF ने जून 2025 के अपने फिनटेक नोट, जिसका शीर्षक था बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान इंटरऑपरेटेबिलिटी का मूल्य में UPI को एक ऐसे मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है जिसने भारत के भुगतान प्रदेश को बदल दिया है। अब IMF के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और स्थापना 1944 में हुआ था। इसके बारे में भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश के धार में महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था, तो इसका नाम था मातृ सुरक्षा योजना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्वास्थ्य एवं जनजाति कल्याण पहलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री द्वारा धार भोजशाला की पूजनीय माता वाग्देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई
तथा राष्ट्र निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को नमन किया। महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने हेतु स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी उद्घाटन किया। अब हम एमपी के सीएम को जान लेते हैं। वहाँ के सीएम हैं मोहन यादव। एमपी के राज्यपाल कौन हैं? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। इसे भी याद रखिएगा। अब एमपी के महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं उनको जान लेते हैं। जवारा, मटकी, सैला, तूतिली नृत्य है, मुरिया नृत्य है, बारगी नृत्य है, अहिरी नृत्य है, लेहंगी, फुलपाटी नृत्य, सब वहाँ के नृत्य हैं। फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। घडल्या, गणगौर, मड़ई, रसनवा, काकसार, हरिरी, पीर बुधन। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कोनो राष्ट्रीय उद्यान। ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी को याद रखिएगा। बांध के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी में बना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी में बना है। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी में बना है, इसे भी याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा की है? वह है बिहार। इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। यह योजना विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों के लिए है। यह मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का हिस्सा है, जो प्रमुख 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई है। पहले यह भत्ता केवल इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार के लिए ही उपलब्ध था। बिहार के मुख्यमंत्री को देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। विधानसभा की सीट 243 हैं। लोकसभा की सीट 40 हैं। राज्यसभा की सीट 16 हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब बिहार के मुख्य जो नृत्य हैं उनको जान लेते हैं। जट जटीन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी, ये सब मुख्य नृत्य हैं, इसे याद रखिएगा। फेस्टिवल में शाम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, ये सब मुख्य फेस्टिवल हैं। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। यह भी एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है, सभी को याद रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के 21 जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। तो वह है सूरजपुर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यह एक जिला स्तरीय सामाजिक सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और सख्त निगरानी के माध्यम से बाल विवाह को समाप्त करना है। बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रयासरत अन्य जिलों और राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में मान्यता प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रेमन डेका। विधानसभा की सीट 90 है। लोकसभा की सीट 11 है। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, जिसका आंसर जान लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह अलास्का में किया गया है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।